नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम 11 नेट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम अ रेस्ट। यहाँ पे मोशन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में हमने दो फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था कि फर्स्ट सेकंड में काटा हुआ डिस्टेंस 1 होगा ट्रैवल किया हुआ, तो दूसरी में 3 होगा, तीसरी में 4 होगा। एक हमने ये रेशियो क्लियर किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रथम 10 सेकंड में डिस्टेंस s1 है, तो ये प्रथम जो है वो 10 सेकंड हमें दिया है डिस्टेंस s1, और प्रथम 20, तो ये 20 हो गई और दूसरी 20, यानी ये हो गई 20 सेकंड। उसमें काटा हुआ डिस्टेंस है s2। तो s1 और s2 का क्या रिलेशन होगा? तो हमें पता है कि अगर फर्स्ट सेकंड में s1 होगा, ठीक है, तो ये मतलब कि ये दो बंच समान है, तो यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा। तो s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू 4s1 बनेगा। रिकॉर्डिंग के प्रॉब्लम से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सवाल है वो फर्स्ट सवाल क्या है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो s1 दिया हुआ है, और सेकंड मतलब फर्स्ट 20 सेकंड में दिया हुआ डिस्टेंस s2 है। तो हमने सीखा था कि अगर ये फर्स्ट 10 सेकंड मतलब फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, तो इसका जो रेशियो था वो हमें मिलता था 1 जेम 4 जेम 9 जेम का रेशियो हमें मिलता था। यहाँ पे फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस अगर s1 है, तो फर्स्ट 20 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो s1 से कितना होगा? तो 4 गुना होगा, यानी ये 4s1 होगा। तो इसको अगर हम s2 बोलते हैं तो हमें s2 मिल जाएगा 4s1। यहाँ पे दूसरे सवाल में हम देखते हैं तो कि वन मतलब एक प्लेन है जो 400 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन समझते हैं, तो ये नॉर्थ तथा ईस्ट, वेस्ट और साउथ। यहाँ पे नॉर्थ में जा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ के लिए हम वाई एक्सिस लेते हैं तो जे के। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिल जाएगा 400 जे के। 300 मीटर साउथ में तो माइनस मतलब साउथ, तो -300 जे के, और 1200 अपवर्ड्स जा रहा है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे के कैप, यानी 1200 के कैप। तो यहाँ पे 400 जे कैप -300 यानी 100 जे कैप प्लस 1200 के कैप। डिस्प्लेसमेंट का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो वैल्यू मिल जाएगा √100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1200 नियरेस्ट टू। थर्ड सवाल है हमारा, बस है जो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस में स्पीड है 10, नेक्स्ट 1/3 में 20 और लास्ट 1/3 में 60। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1/3 यानी कि डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो हम फॉर्मूला लगते हैं एवरेज के लिए। यहाँ पे 3 वेलोसिटी है, तो क्लास में हमने ये फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था, 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। इसमें हम वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 18। यहाँ पे वन कार ट्रैवल एट फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड 30, एंड नेक्स्ट हाफ है वो 50 से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस वाला केस ही बन रहा है, पर मतलब दो वेलोसिटी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 है 30 और v2 है 50। हम वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.5। फिफ्थ वाला सवाल यहाँ पे है कि हमें पोजीशन वर्सेस टाइम का
ग्राफ दिया हुआ है और हमारे पास कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है, इसका जो फॉर्मूला है वो है ट्रैवल डिस्टेंस बटा टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो एक्स का ही ग्राफ है तो हमें सीधा डिस्टेंस मिल सकता है 8 सेकंड के लिए। तो 8 सेकंड यानी पूरे ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 20 मीटर। और फिर 6 to 8 सेकंड में फिर से कहाँ गया है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं यहाँ की ओरिजिन पर। तो 20 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में 20, ये यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 20 + 20 40 और टाइम लगा 8। तो हमारा एवरेज स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 6 सवाल में क्या है, तो कि वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, और यहाँ पे 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस जो है 20 से ट्रैवल किया है और रेस्ट जो डिस्टेंस है वो 60 से किया है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ना तो इक्वल डिस्टेंस का केस है ना ही इक्वल टाइम का। 1/3 जो है वो 20 से ट्रैवल किया और रेस्ट यानी रेस्ट कितना बचेगा 2/3 वो 60 से ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस यानी s1 + s2 बटा टाइम, पर टाइम हमें नहीं दिया हुआ तो हम वेलोसिटी का ही जो फॉर्मूला है s बटा टी, तो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो s वर्सेस टी। तो यहाँ पे हम लिंक देंगे s1 v1 + s2 v2। इसी में वैल्यू पुट आउट करते हैं तो s1 + s2 1/3 + 2/3, तो डिस्टेंस तो हमारा 1 ही होने वाला है। s1 है 1/3 और v1 कितना है 20 प्लस s2 हमारा है 2/3 और मतलब वेलोसिटी कितना है 60। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 × 2 60 प्लस 2/6 × 3 180। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा 36 किमी प्रति आवर। नेक्स्ट 7 सवाल है, यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें बोला है कि कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट करता है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है घट रही है और लीनियरली बढ़ रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी लिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बनेगा। 8 सवाल में क्या बात है, एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन v and a, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज एक ही केस में होगी अगर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पॉजिटिव यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगे या तो दोनों ही नेगेटिव हो। इस दो केस में ही वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे दोनों का तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों ही नेगेटिव। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दोनों ही पॉजिटिव है तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन मीटर इज। यहाँ पे हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और हमें ट्रैवल डिस्टेंस मेजर करना है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो कवर हुआ एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है ना। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो पूरा ही जो एरिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2। बेस हमारा कितना है 10, क्रॉस परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ऑल्सो 10, प्लस ये क्या हो जाएगा इसका लेंथ क्रॉस हाइट। तो लेंथ कितना है 20 - 10 यानी कि 10 और इसका भी हाइट कितना है 10। यहाँ पे तीसरा भी ट्रायंगल है पर ये दोनों ही ट्रायंगल सेम है तो इसको मैं क्रॉस 2 कर देता हूँ। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 10 × 10 100, 10 × 10 100, 100 + 100 हमारा आंसर हो जाएगा 200। यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में हमें क्या करना है, तो जो एक्सीलरेशन है इसकी साइन बतानी है कौन से इंटरवल में। तो ओ ए में हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये डाउन कर्व है और डाउन कर्व के लिए हमने सीखा है कि एक्सीलरेशन कैसा होगा माइनस। यहाँ पे ए से बी स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा तो वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी भी 0। यहाँ पे अप कर्व है, अप कर्व में एक्सीलरेशन पॉजिटिव और ये लीनियर ग्राफ है यानी वेलोसिटी तो है
पर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 11। 11 में हमें क्या है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और हमें मेजर करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कैसे, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो एरिया है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो और ये ट्राइंगल का एरिया दोनों ही सेम है। ये एक्सिस से अप है तो प्लस होगा और ये एक्सिस से नीचे माइनस होगा। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी 0 बनेगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और जो ग्राफ है किसका है, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का है। उसके हिसाब से हमें वेलोसिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो हमें समझना है। तो यहाँ पे हम टाइम के साथ जो एक्सीलरेशन है लीनियरली बढ़ रहा है। अगर एक्सीलरेशन लीनियरली बढ़ रहा है तो वेलोसिटी उससे भी, मतलब कि अगर एक्सीलरेशन लीनियर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कभी लीनियर नहीं, वेलोसिटी ऐसे मतलब ज्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पे सडनली एक्सीलरेशन 0 हो गया और एक्सीलरेशन 0 कब हो सकता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब। तो यहाँ जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। यहाँ पे हमें वन ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ की बात हो रही है और हमें बोला है, मतलब कि जहां एक्सीलरेशन 0 है वहां पे हमें निकालना क्या है, तो ट्रैवल डिस्टेंस निकालना है। तो ग्राफ नहीं दिया हुआ है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है लाइक दिस। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइम 20, यहाँ पे हमारा टाइम है 40, यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 4 है। यहाँ पे क्या बोला है, जब एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है, यहाँ भी 0 है। तो नॉन एक्सीलरेशन वाला पार्ट इतना ही है। तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में कवर जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है। तो ये ट्राइंगल बन गया और ये, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। बेज होगा 40 माइनस 20 यानी 20, क्रॉस हाइट 4 माइनस 1 यानी कि 3, और ये एरिया हो जाएगा 1 क्रॉस 40 माइनस 20 यानी 20, तो 20 क्रॉस 1। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 यानी कि 50 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है 14। यहाँ पे हमें क्या है, टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन सेम ट्रैक आर अप्रोच ईच अदर विद इक्वल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेन की स्पीड इक्वल है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन बीइंग टू decelerate simultaneously when they are just 2 km apart, assuming the deceleration to be uniform and equal, the value of the deceleration to barely avoid collisions would be। यहाँ पे दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 2 किमी बोला है और दोनों की स्पीड सेम है, कितनी, तो 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस 2 किमी है और दोनों ट्रेन अपोजिट आ रही है और सेम स्पीड से, तो ये ट्रेन भी 1 किमी ट्रैवल करेगी और ये भी 1 किमी ट्रैवल करेगी। और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी है, एक्सीडेंट ना हो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टॉप। तो दोनों ट्रेन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस यानी कि एस दिया हुआ है 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u40, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 0 क्योंकि रेस्ट में आ जाएगी। और हमारे पास एक्सीलरेशन पूछा है, ये फॉर्मूला जिसमें है वो, और ये जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट कितने एक्सीलरेशन से स्टॉप करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v²
माइनस यू स्क्वायर ये प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल कितनी है 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो कि 1600 प्लस 2a हमें मेजर करना है और s हमारे पास है 1000। तो अगर हम इसी को ही लिखें तो यहाँ पे हम 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 ए इज इक्वल टू ये अपोजिट जाएगा तो माइनस 6 ए इज इक्वल टू माइनस बटा 20,000। तो ये हम करेंगे तो 16/20, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन सही बनेगा। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, फर्स्ट एसरेशन है रिटार्डेशन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द वेलोसिटी, और सेकंड में क्या बोला है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ अ डिक्रीज ऑफ स्पीड। यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन ही होगा। और रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल जो है इसमें है, हमें एक फिगर दिया है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन। यहाँ पे हमें पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और डिफरेंट 4 ऑप्शंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, या जो पार्टिकल है वो 4 टाइम उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब रेस्ट में आ रहा है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तब हम सोचते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो यहाँ से एक बार डायरेक्शन ये चेंज हुई, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये और फोर्थ, तो फोर्थ बार डायरेक्शन चेंज हुई होगी तो वहाँ पे वेलोसिटी भी 0 हुई होगी। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल क्या है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है और बोला है कि इफ इट स्टार्ट मोशन एट टी इज इक्वल टू 0, यानी 0 टाइम पे मोशन स्टार्ट हो रही है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड विल बी। हमें 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें बताना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें जो ग्राफ है वो है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का, और हमें मेजर क्या करना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या एरिया निकाल से डिस्टेंस मिल सकता है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो तो हमें वेलोसिटी देगा, पर हमें तो क्या चाहिए, डिस्टेंस। क्या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर ट्राई करते हैं हम तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कैसा होगा, लिनियरली बढ़ता होगा टाइम के साथ, तभी ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मीटर पर मतलब 2 तक हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कब तक कांस्टेंट, मतलब 0 है तो 2 तक, तो यहाँ पे टाइम जो 2 है वहां तक हमारा वेलोसिटी 0 है। और फिर से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये 3। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल और इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, और जो डिस्टेंस का आंसर बनेगा वो हमें 4 बनेगा। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सवाल में हमें जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है वो दिया हुआ है x के टर्म में, x इज इक्वल टू t प्लस 5 माइनस 1। और हमारे पास क्या पूछा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, हमें एक्सीलरेशन निकालना है पर किसके प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी है और डिस्टेंस भी है। तो हम क्या करते हैं, तो डिस्टेंस से एक्सेलरेशन तक जाना है तो हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, तो हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये -1 है, मतलब कि जो वो -1 आगे, और t प्लस 5 है ना, हम 1 घटाएंगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2। ये हमारे पास क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब हम एक्सीलरेशन, तो फिर से एक बार हम इसको मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -2 आगे तो -2 इंटू -1 यानी +2, और t प्लस 5 फिर से एक -2 -1 यानी क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे हमें आंसर जो है वो डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं तो वेलोसिटी के फॉर्म में, दो में से कोई एक फॉर्मेशन में ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर हमें पता है कि यहाँ जो हमारा आंसर मिल रहा है वो किसके टर्म में मिल रहा है, टी के टर्म में मिल रहा है, टाइम के टर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं या वेलोसिटी का क्यूब कर दूं तो ये मतलब बन जाएगा t प्लस 5 माइनस, सॉरी यहाँ पे हम वेलोसिटी की 3/2 लिखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी -2 तो था ही, और हम लिख देते हैं 3/2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें वेलोसिटी जो है वो मिलेगी v3 इज इक्वल टू t प्लस 5 की 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3, जिसका मतलब कि एक्सेलरेशन में हम a इज इक्वल टू 2 और t प्लस 5 की -3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, v3 तो इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v3। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके बाद का जो सवाल है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे वन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड ट्रैवल 120 सेंटीमीटर in the 6th second, then what is the acceleration। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें 6th सेकंड की बात हो रही है, तो 6th सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला था u प्लस a/2 2n-1। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 120 सेंटीमीटर है, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 इज इक्वल टू स्टेडी, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए हमें डिराइव करना है 2, और 6th सेकंड है तो 2 इंटू 6 यानी 12-1। तो यहाँ पे हम a/2 लिखेंगे तो a/2 हो जाएगा ये 12-1 यानी 11, तो 120/11 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1.20/11। तो हमारा आंसर बन जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास यहाँ पे हमारा जो सवाल है इसमें द वेलोसिटी एक्वायर्स बाय अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 30। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है 30, और क्या बात है 30, और वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन हो रहा है, और 2 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड गेन कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है 30 और इसके लिए टाइम लग रहा है 2 सेकंड, और दूसरे में क्या दिया हुआ है 60 वेलोसिटी गेन हो रही है इन 4 सेकंड। हम दोनों के लिए अगर फॉर्मूला लिखे v इज इक्वल टू यू प्लस, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो 80, तो ये हम अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी है 30
इनिशियल वेलोसिटी डिराइव करनी है, एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है और टाइम हमारे पास है 2। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लिखिए, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 60 इज इक्वल टू यू प्लस 4 एक्सीलरेशन टाइम हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्सीलरेशन पता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन मिले हैं। दो इक्वेशन में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल u निकालना है, तो पहले हम a निकाल के भी u निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें 2a है। ये दोनों फार्मूला को अगर यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2u प्लस 4a। अब दोनों ही इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू u और ये प्लस 4a है ना। तो सभी को मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको 4a कैंसिल हो जाएगा, तो 2u माइनस u और 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 मिलेगी। यहाँ पे a train start from a rest from a station with acceleration 0.2 meter per second square on a straight track and then comes to rest after attaining maximum speed on another station due to retardation 0.4 meter per second. If total time spent is half an hour, then distance between two station. यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे दो स्टेशन है, इसके बीच में फर्स्ट जो ट्रेन है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, यानी स्पीड बढ़ेगी और फिर सर्टेन जाके स्पीड मैक्सिमम होगी और फिर रिटार्डेशन 0.4 से स्पीड घटेगी और रेस्ट पे आएगी। तो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें डिराइव करना है और टोटल टाइम हमें दिया हुआ है हाफ आवर। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बनेगा हमारा s इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा हम लेंगे 0.2, बीटा हम लेंगे 0.4, टाइम हम लेंगे हाफ आवर। ये सारी वैल्यू अगर हम पुट आउट करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा ऑप्शन ए यानी 216 किमी। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री के साथ मोशन में दो पार्टिकल है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो हमें मेजर करना है वेलोसिटी का रेशियो लेना है, ठीक है। तो 30, तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, तो कि वेलोसिटी देगा। तो हमें स्लोप निकालना है, तो ये tan θ1 बटा tan θ2 ये वेलोसिटी का ही रेशियो बनेगा। tan θ1 यानी होगा tan 30 बटा tan 45, ये होगा v1 बटा v2। tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें पता है sin 30 का वैल्यू है 1/2, sin 30 का वैल्यू है 1/2 और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 बटा 2 और tan 45 का वैल्यू होगा 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वहाँ पे 23, यहाँ पे वन पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन travel a distance x in first 2 second and a distance y in a next 2 second then। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकंड की बात हो रही है, नेक्स्ट 2 सेकंड की बात हो रही है, मतलब इक्वल टाइम पीरियड है। तो ये हो जाएगा 1:3:5:7 वाला रेशियो बनेगा। तो फर्स्ट 2 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस अगर x है तो नेक्स्ट 2 सेकंड में जो ट्रैवल डिस्टेंस होगा वो 3 गुना होगा, यानी 3x हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड के डिस्टेंस को हम x बोलते हैं, तो नेक्स्ट 2 सेकंड वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमें बोला है कि कौन सा वेक्टर राइट वे में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है वो किसके बीच में राइट है, तो थीटा ऑलवेज हम टेल और टेल
नहीं तो हेड और हेड के बीच में देखते हैं, तो यहाँ पे सी में जो एंगल है वो हेड और हेड के बीच में दिया हुआ है, तो ये हमारी राइट फिगर बनेगी। 25 में क्या है कि यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल हमें दिया हुआ है आर, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारे पास है और हमको मतलब डिराइव क्या करना है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिराइव करना है। तो यहाँ पे है अल्फा कोस ओमेगा टी आई के प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी जे के। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन ही हमें वेलोसिटी देगा। तो ये डेरिवेशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कि अल्फा कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला मिल गया है। अब हमें ऑप्शन क्या है, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आर से पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, तो हम यहाँ पे आर और वी का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट करके हम देखेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। A vector is added to an equal and opposite vector of similar nature forms a। अगर हम इक्वल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर होगा तो डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। यहाँ पे ऑपोजिट है तो सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट डायरेक्शन वाले दो वेक्टर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 0 वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में है वन वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 8k कैप एंड दूसरा है 4j कैप 4i कैप 1k कैप, और दोनों ही परपेंडिकुलर है तो a हमें डिराइव करना है। तो अगर इसको मैं वेक्टर a बोल दूं, इसको वेक्टर b बोल दूं, है ना, तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई कैप का आई कैप के साथ, ये जे कैप है तो ये देखना आई कैप ये है 4 इंटू 2 यानी 8, और जे का जे के साथ तो जे है 3 और 4, 4 इंटू 3 12, और प्लस यहाँ पे ए है और 8 है तो 8 ए, ये हो गया हमारा 0, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -20/8, और कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा बनेगा 28 में हमारे पास आई कैप 3j कैप और 2k कैप एंड 3i कैप 6j कैप -7k कैप दोनों को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर i कैप -3j कैप 2k और रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस इज, मतलब कि दोनों को हम ऐड करते हैं तो y डायरेक्शन का हमें रिजल्टेंट जो मिलता है तो कितना मिलेगा। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन हम करेंगे तो एडिशन हमें आई कैप प्लस 3i कैप यानी कि 4i कैप -3j कैप प्लस 6j कैप यानी 3j कैप 2k कैप -7 कैप यानी कि -5k कैप, ये हमें क्या मिल गया है, रिजल्टेंट। अब सवाल क्या है, सो दैट द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर आई, मतलब दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है इसमें हम कौन सा वेक्टर ऐड करें तो हमें y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिले।
तो मान लेते हैं कि 4i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप में कोई x वेक्टर ऐड करे तो हमें y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यानी कि j कैप मिलता है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा j कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप। तो हमारा बी वाला आंसर सही आंसर होगा। यहाँ पे हमें 29 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सवाल है कि two forces are such that the sum of their magnitude is 18 Newton and their resultant is perpendicular to the smaller force and magnitude of resultant is 12 Newton, then the magnitude of force are। यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या बोल दिया है कि दोनों का जो सम है वो हमें कितना मिलता है 18 न्यूटन। मान लीजिए ए और बी है तो ए प्लस बी हमें मिलता है 18 न्यूटन और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है 12 न्यूटन और वो स्मॉल फोर्स से परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर कोई बी है, तो जो रिजल्टेंट है वो किसी स्मॉल वेक्टर, their resultant is a perpendicular to the smaller force and the magnitude of resultant is, ये magnitude resultant हमारे पास है 12, then the magnitude of forces are। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। पर यहाँ पे हमारे पास थीटा नहीं है, पर इतना बताया कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से कितने एंगल पे है 90 पे। तो हम रिजल्टेंट का कोई एक वेक्टर के साथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, और हमें टेन अल्फा अल्फा हमारे पास कितना है 90 और टेन 90 हम रखेंगे। ठीक है, तो टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके आधार पे हमें यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो मिलेंगी यहाँ से माइनस ए बटा बी और हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बी ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो है इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है, क्या पूछा है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए and centroid is point O, find AB plus SC is equal to n। मतलब कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो AO के कितने नंबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर मतलब AB और वेक्टर AC का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट हमें कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब पैरेललोग्राम अगर हम बनाए तो कुछ रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा और ये जो बनेगा वो रिजल्टेंट बनेगा। तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट से ये और ये मतलब ये हमारा रिजल्टेंट हुआ टोटल। तो हमें पता है कि ट्रायंगल का ये जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का 2/3 होता है और ये कितना होता है 1/3। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही हम अगर बना दे फॉर्मूला तो ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। 1/3 प्लस 1/3 2/3 होगा, तो ये 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 यानी कितनी बार हुआ 3। क्यों 2/3 कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें मांगा है। तो ये डिस्टेंस कितनी बार हुआ, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 हो जाएगा। ऐसे सिंपल हम फिगर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो हम हर बार डिस्कस किया है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड जितना हो तब एंगल कितना होगा 120 ही होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p and 2p is r। If the first force is double then the resultant is also double। The angle between the two forces is। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि
3p एंड 2p का रिजल्टेंट आर, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल। तो फर्स्ट तो हमें क्या दिया है, 3p और 2p और रिजल्टेंट आर है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 3p 2p कोस थीटा। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, यानी फर्स्ट हमारा कौन सा फोर्स था 3p, तो अगर हम 3p को डबल करते हैं तो 3p डबल कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी कितना हो जाएगा डबल। अगर तो हम नया फॉर्मूला लगे तो रिजल्टेंट डबल होगा तो अब 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर अंडर रूट 3p था इसकी जगह 6p का स्क्वायर और प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 6p 3p कोस थीटा। इस दोनों ही फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा जो है वो 120 मिलेगा। 33 what vector must be added to the two vector I cap minus 2j cap and 2 I cap j cap k cap so that the resultant may be a unit vector along x axis। तो ये सेम सॉल्यूशन ही हो गया है कि हमें ऐसा बोला है कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट है उसमें कौन सा वेक्टर हम ऐड करें तो हमें जो उसका भी रिजल्टेंट मिलेगा वो एक्स एक्सिस का वेक्टर यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 2i कैप प्लस आई कैप यानी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस j कैप 2k कैप माइनस k कैप यानी कि प्लस k कैप। ये दोनों का रिजल्टेंट हो, उसमें कौन सा वेक्टर ऐड करे कि x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिले। तो हम यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये i कैप होगा और इस पोर्शन को ये ले जाएंगे तो हमें आंसर p मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कौन से दो फोर्स का रिजल्टेंट के लिए विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट 2 न्यूटन ना मिले ऐसी कौन सी पेयर है। तो यहाँ पे डी पेयर देखिए 4 + 1 हो जाएगा 5 और 4 - 1 हो जाएगा 3, यानी इसमें हमें 2 आंसर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल है, अ कार मूव्स टुवर्ड नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 54 किमी पर आवर फॉर 1 आवर, देन इट मूव्स ईस्टवर्ड with the same speed for same duration, the average speed and velocity of a car for complete journey is। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज जो स्पीड है इसमें हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डायरेक्शन का फॉर्मेशन लेते हैं तो 24 किमी पर आवर, 24 किमी पर आवर से कितने टाइम तक ट्रैवल किया 1 आवर, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस होगा, तो स्पीड ही है 54 किमी पर 1 आवर, 1 आवर के ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 54। और ईस्ट वार्ड में तो ये ईस्ट में कितनी स्पीड से जा रहा है 1 आवर के लिए, तो कि सेम ही स्पीड से, तो फिर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 54 ही। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस होगा 54 + 54 108 और टाइम हो जाएगा 1 आवर + 1 आवर यानी 2 आवर यानी 2 × 60। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो 54 यहाँ और 54 ये, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा तो हमें पता है 54 × √2, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 54 × √2 और टाइम तो वो ही 2 आवर का ही अप्लाई होगा 2 × 60। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15/√2 यानी हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट सवाल है 36 में हमें क्या पूछा है, तो 36 में हमें हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट। अगर एक ही प्लेन में दो वेक्टर है
तो इसका जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और दोनों लीनियर हो। अगर दो वेक्टर है वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हैं तो उसको जीरो करने के लिए मान लीजिए ये वेक्टर ए है और बी है, तो इसका रिजल्टेंट समझ लीजिए यहाँ पे लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू जितना ही कोई थर्ड वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ तभी इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जीरो हो सकता है। दो फोर्स कभी भी जीरो नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितने वेक्टर हमें चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए। 37 में हमें क्या पूछा है? यहाँ पे एक पार्टिकल है जो एक्स, पार्टिकल का एक्स हमें दिया हुआ है और हमें पूछा क्या है, जब वेलोसिटी जीरो हो तब एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी कितनी मिलेगी? माइनस ये 3 आ गए तो 3t² प्लस 12t, यानी t का 1 हो जाएगा, तो ये मिल गया हमें वेलोसिटी, t का 1 हो जाएगा। अब पूछा है वेलोसिटी जीरो हो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो ये हो जाएगा -3t² प्लस 12, तो ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू 12/30 यानी कि 4, तो t हमें मिल जाएगा 2 सेकंड। अब जब टाइम 2 सेकंड है तब हमें बताया है कि रिटार्डेशन कितना होगा। तो वेलोसिटी का फिर से हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मिल जाएगा -6t और t की वैल्यू हम रख देंगे 2 सेकंड, तो -6 × 2 यानी कि 12। रिटार्डेशन बोला ही है तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट 38 में क्या बोला है कि वन प्लेन 100 किमी पर आवर की स्पीड से अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द चेंज इन द वेलोसिटी एज इट ट्रैवल हाफ सर्कल। जब भी ये हाफ सर्कल पे जाएगा, ऐसा जब भी सवाल पूछे तो हमें ऑलवेज जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए अभी यहाँ पे है तो v इनिशियल हो जाएगा हमारा 100 और मैं इसको x एक्सिस कहूँ तो ये हो जाएगा i कैप। हाफ सर्कल कंप्लीट होगा तो पार्टिकल यह होगा, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो v फाइनल हमें मिलेगा 100। अगर इसको i कैप बोलते हैं तो ये हो जाएगा -i कैप। तो हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल है हमारा -100 और v इनिशियल है 100, तो ये हो जाएगा -200 i कैप, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 200 ही मिलेगा। यहाँ पे हमें पूछा है कि 6 वेक्टर a थ्रू f हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेट इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमें सभी को एक एक बार ट्रायंगल के फॉर्म में रख के देखना है। जैसे मैं फर्स्ट को ही एक बार आपको एग्जांपल के बतौर दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो वेक्टर हमारे पास होगा, आप पेपर में देख सकते हो। तो हमारे पास वेक्टर जो है b प्लस सी, b का डायरेक्शन ऐसे है b और c का डायरेक्शन ऐसे है c और f का डायरेक्शन ऐसे है। अगर हम ऐसे है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा कौन सा सही बनेगा? d। तो यहाँ पे हमें d दिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में और e है हमारा इस डायरेक्शन में, तो f जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेम जा रहा है, जब ये अपोजिट आएगा तो ये रिजल्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d प्लस ई इज इक्वल टू f। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे a क्रॉस b इज इक्वल टू c है, जिसका सीधा मतलब है c परपेंडिकुलर a होगा, ऑल्सो c परपेंडिकुलर टू b होगा। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन है, तो मतलब a क्रॉस b का आंसर हमने c सोचा है, तो c a को भी परपेंडिकुलर होगा b को, तो यही d वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। 41 में है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन पूछा है, तो हमने प्रोजेक्शन के लिए समझाइए, अगर हमारे पास a है 2i कैप प्लस 3j कैप और इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर b i कैप प्लस j कैप। अगर हमें वेक्टर a का प्रोजेक्शन b के डायरेक्शन में निकालना है तो जिस दोनों का प्रोजेक्शन की बात हो रही है इसका डॉट प्रोडक्ट
और बी के डायरेक्शन में है तो बी का हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और बी का डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के लिए ले लेंगे हम बी कैप। ए और बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 2 i डॉट आई कैप यानी 2 प्लस 3 j कैप डॉट जे कैप यानी 3, और बी का मैग्नीट्यूड √1² प्लस 1² यानी कि √2 और इंटू बी कैप के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल जाएगा 3 + 2 यानी 5√2। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हमें नहीं करनी है। 42 द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस ए, यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, जिसका सीधा मतलब सीधा मीनिंग है ए और बी जो है वो सेम प्लेन में है। अगर ए और बी सेम प्लेन में है तो बी क्रॉस ए हम करेंगे तो इसका जो अगर रिजल्टेंट सी है वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा और ए से भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि रिजल्टेंट ए और बी से परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो रिजल्टेंट के साथ के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो एंगल हो जाएगा 90, और इसकी वजह से आंसर हो जाएगा 0। 43 a vector A point toward north and vector B point upward, the across B point towards, the vector A points toward north and vector B point upward then across B। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वेक्टर ए है, और जो वेक्टर बी है वो यहाँ से अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन यानी यहाँ से 90, यानी कि हमारा जो प्लेन है, हमारा पेज है, उससे स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 90, ठीक है। और ए क्रॉस बी हम करेंगे, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे स्क्रू लो या हम थंब का एंगल लगाएंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है वो हमें ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा। 44 में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो प्रोजेक्शन किसका है, ए का है, और ऑन बी यानी किसके डायरेक्शन का है, तो बी की डायरेक्शन का, तो प्रोजेक्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑलवेज हम लिखते जैसे कि ऐसे हम लिखेंगे, ये वेक्टर हमारा ए है और वेक्टर बी है, ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में हो जाएगा ए कोस थीटा, और डायरेक्शन किसकी होगी, बी की, तो बी कैप। यहाँ पे हमें क्या है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पे है ए बी कैप कोस थीटा। तो कोस थीटा को अगर हम निकाल दें तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर और बी कैप का डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है आंसर बी। लास्ट सवाल हम देखते हैं 45। हमारे पास है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप ऑन दी एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो एक्स प्लेन पर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 3, और वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 1, है ना। तो हमें ये एक्स वाई जो प्रोजेक्शन होगा वो मिल जाएगा 3 और 1। इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √10, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।